Dear students, good morning. This is Aditya Ranjan starting over here today's biology class for class 10th. Students, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कल की क्लास में पढ़ा था, today we are discussing about the chapter life processes. Among this chapter, yesterday we had finished about nutrition. There are 4 wagon wheels of the complete life, by the dint of which the life is governing and the living organism could be able to survive on the planet by the 4 wagon wheels, which are nutrition, respiration, transpiration and transportation and excretion. So among these 4, first one, nutrition, we had studied earlier yesterday. Today we will study about the respiration. तो respiration में हम लोगों ने पढ़ना है ह्यूमन के respiration को, ठीक है? तो चलिए पहले respiration की चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं. What is respiration? Respiration है क्या? तो न्यूट्रिशन में हमने जाना कि न्यूट्रिशन क्या होता है. तो न्यूट्रिशन इज नथिंग बट जस्ट अ प्रोसेस बाय विच वी आर हैविंग फूड टू गेट एनर्जी. ठीक, फूड को गेन करना, फूड को अज्यूम करना और उसको डाइजेस्ट करना, ये जो कार्य है वो न्यूट्रिशन का आता है, जिससे कि एनर्जी लिबरेट हो. बट इस एनर्जी के लिबरेट होने में, एनर्जी के प्रोडक्शन में, ठीक है, एक और प्रोसेस होता है जो प्रोसेस इंटरनली अगर ना हो, ठीक है, तो सिर्फ न्यूट्रिशन से कुछ नहीं हो पाएगा. बाय न्यूट्रिशन वी आर हैविंग ओनली आवर रॉ मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी विच विल फॉलो थ्रू द डाइजेशन प्रोसेस एंड ड्यूरिंग दिस डाइजेशन the breakdown of that food is going on. So at that time of breakdown, this respiration helps at the liberation of, in the form of liberation of energy. So अगर कहा जाए कि what is respiration, तो हम कह सकते हैं कि respiration is the process involved in the production of energy in the living organism. तो respiration क्या होता है? Respiration लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सहायक होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व प्रोसेस होता है. फाइन. अब इस रेस्पिरेशन की चर्चा अगर हमने की है तो ये रेस्पिरेशन कितने तरीके का होता है? तो ये रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है. नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नंबर 2 अनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो जैसा कि नाम से क्लियर है, एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स द रेस्पिरेशन विच इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या लैक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब पूरी तरह से ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, फुल अमाउंट या थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंस हो, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात होती है. एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो चीजें होती हैं वो हम कहते हैं उसको एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ये मेथड हो गए या यू कैन से कि ये तरीके हो गए आपके रेस्पिरेशन के. फाइन. तो इन तरीकों में जो ये प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, ये किस तरीके से होती है? थ्रू एरोबिक एंड अनएरोबिक. तो एनर्जी कहां से मिलती है? तो एनर्जी हमें हमारे फूड मटेरियल्स के ब्रेकेज डाउन से मिलती है, ब्रेक डाउन होने से मिलती है. तो यहाँ पे हमने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के बारे में पढ़ा है और उसके बारे में बताया गया है. कोई भी किसी भी फूड मटेरियल का मेरा मेटाबॉलिज्म हो सकता है. आप यहाँ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन या मेटाबॉलिज्म की चर्चा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ग्लूकोज इट इज the instant energy supplier food supplement. That's why we are talking about the metabolism of glucose. हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है, बिकॉज आवर बॉडी सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है सेल चैप्टर में प्रीवियस क्लास में.
बट प्रोटीन जो है हम सब जानते हैं लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइज होता है, उससे एनर्जी लिबरेट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंस्टेंटली अगर हमें जरूरत हो तो हम क्या खाएं ताकि हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। हम कहते हैं ना, हमारे जितने स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह आते हैं बोलते हैं बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी, या फिर ग्लूकॉन डी, कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा। मीन्स व्हाट, ये सारी की सारी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज के फॉर्म होते हैं जो कि इंस्टेंट एनर्जी सप्लायर होते हैं। तो ओवर हियर हम ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म की चर्चा करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे एनर्जी लिबरेट होती है। तो सबसे पहले ये रहा हमारा 6 मॉलिक्यूल कार्बन एटम वाला C6H12O6, यानी कि हमारा फूड मटेरियल जो कि हमने भोजन के रूप में ग्रहण किया है। इन साइटोप्लाज्म, हमारे सेल सरफेस साइटोप्लाज्म में जब ये टूटता है, मेटाबोलाइज होता है, तो सबसे पहले ये क्या फॉर्म करता है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल का जो हमारा फूड है कार्बोहाइड्रेट, ये पाइरुवेट यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम का ये पाइरुवेट सब्सटेंस बनाता है फर्स्ट फेज ऑफ ब्रेकडाउन, और साथ ही साथ ई यानी कि एनर्जी रिलीज करता है। फिर यहां तक ये प्रोसेस जो है वो एरोबिक और अनएरोबिक दोनों के केस में बराबर होती है, चाहे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो या ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो। रेस्पिरेशन में जैसे ही ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, तो सबसे पहले वो पाइरुवेट मॉलिक्यूल फॉर्म करता है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड होता है। अब वहां जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक से शुरू करते हैं, एरोबिक में सबसे ज्यादा पूरी तरह से ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, फुल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए हमने इसका नाम लिया है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। मीन्स वेयर देयर इज फुल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, एट दैट पॉइंट द ग्लूकोज कंपाउंड liberates itself into its previous compounds by which this is formed. Like this product is being separated into its previous reactants like carbon dioxide and water. हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये फूड मॉलिक्यूल लिबरेट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी कि वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। वेयर देयर द appropriate amount of oxygen is found. Now oxygen is present but in lack amount, यानी कि कम मात्रा में है, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन का ही हिस्सा है। वो किसमें? तो हमारे मसल सेल में, मस्कुलर सेल्स में, ठीक है। वहां क्या होगा, तो वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? लैक्टिक एसिड का, यानी कि C3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड है लैक्टिक एसिड, और एनर्जी रिलीज होगी। फाइन। अब वहां जहां एयर इज टोटली एब्सेंट, ओके, दैट इज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये होता है अमूमन ईस्ट में। इन दैट केस क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, एंड इथेनॉल का फॉर्मूला इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, C2H5OH। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक कार्बन मॉलिक्यूल एंड इथेनॉल में 2 कार्बन मॉलिक्यूल, तो CO2 इथेनॉल एंड एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरीके से ये अनएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारी फूड की ब्रेकडाउन होती है वो कैसे, वो हमने समझ लिया ओवर हियर, है ना। कि एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल, जो कि जैसे ही एनर्जी लिबरेट करने के लिए डाइजेशन में जाएगा, ब्रेकेज डाउन होगी, तो सबसे पहले पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनाएगा C3 कार्बन मॉलिक्यूल का। इट डजंट मीन वेयर देयर इज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और एब्सेंट। अब जहां ऑक्सीजन फुल अमाउंट में हो वहां क्या करेगा? सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल हमने माइटोकॉन्ड्रिया का लिया, ये पाइरुवेट मॉलिक्यूल टूटने के बाद सीधा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाएगा। फिर
जब ये लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली जगह पे जाए, जैसे कि मस्कुलर सेल्स, तो वहां पे ये क्या बनाएगा, वहां पे ये लैक्टिक एसिड बनाएगा, 3 कार्बन, डायरेक्ट 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला दूसरा कंपाउंड पायरुवेट के बाद, और एनर्जी लिबरेट करेगा। तीसरा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब जाएगा, यानी वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ, टोटली एब्सेंस ऑफ एयर, इन द केस ऑफ ईस्ट, ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक वेयर देयर इज फुल अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और इथेनॉल बनाएगा, ठीक है, और उसके बाद एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये अनएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन की फुल एनालिसिस हो गई। अब इसके माध्यम से हमको ये जानना है कि एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन का सर्टेन डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हम अगर यहां पे लिख दें एरोबिक एंड यहां पे कर दें एनारोबिक, अनएरोबिक। अगर एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की चर्चा करें तो इसके डिफरेंसेस क्या होंगे। सबसे पहला नंबर 1 डिफरेंस ये होगा कि इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो एरोबिक ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन। जस्ट इसका रेसिप्रोकल एनारोबिक, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। फाइन। उसके बाद बात आती है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोड्यूस क्या करेगा। तो इट प्रोड्यूस प्रोडक्ट बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का ये मेन प्रोडक्ट बनाएगा आपका। फाइन। इसका जो प्रोडक्ट है अनएरोबिक का, इट में वैरी, ये वैरी करता है। जैसे आपने देखा कि कहीं पे इथेनॉल बनाया, कहीं पे लैक्टिक एसिड बनाया, मतलब कम अमाउंट में है तो लगभग वो तो समझ लीजिए कि अनएरोबिक का ही केस है ना, बहुत कम है, लगभग न के बराबर है। वो एरोबिक के केस में आप उसको वहां लेंगे जहां की फुल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड, तो उस हिसाब से ये वैरी कर सकता है, ठीक है। या फिर जहां ऑक्सीजन अगर है उसको एरोबिक के केस में अगर आप काउंट करते हैं, जहां ऑक्सीजन नहीं है सिर्फ उसी को, लेकिन पार्ट वाले को एनारोबिक में नहीं रखते हैं, तो भी ईस्ट के केस में उसने क्या किया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल बनाया, किसी और के केस में कोई और कंपाउंड बनाएगा, तो इसके प्रोडक्ट वैरी करते हैं। तीसरा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, इट प्रोड्यूस एक्सेस और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेशन कहां होगा, एरोबिक में, और जस्ट इसका रेसिप्रोकल लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन अनएरोबिक। तो ये डिफरेंस हो गए एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन के। फाइन। अब एक चीज और आती है, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो हमारा है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है किसके साथ, ब्रीदिंग के साथ। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है किसके साथ, ब्रीदिंग के साथ। इट स्टार्ट्स विथ ब्रीदिंग एंड फॉलोड बाय ब्रीदिंग इट विल गो अहेड। तो ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन तुम जान लिए कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो गई, लेकिन इट स्टार्ट्स विथ ब्रीदिंग प्रोसेस। कहां, इन ह्यूमन बीइंग्स, फाइंड इन एनिमल्स। तो ब्रीदिंग जो है, ये ब्रीदिंग अब है क्या, तो ब्रीदिंग इज नथिंग बट जस्ट द मूवमेंट ऑफ एयर। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज जस्ट द मूवमेंट ऑफ एयर फॉलोड बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस इनसाइड लंग्स, ठीक है, बाय विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकिंग प्लेस। फाइन।
ब्रीदिंग के माध्यम से एयर की मूवमेंट होती है लंग्स में, ठीक है, जिसके द्वारा ये इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस के माध्यम से क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज टेकिंग प्लेस विद इन आवर इंटरनल एनवायरमेंट फाइन ऑफ आवर बॉडी। तो ये हो गई ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के कुछ एक स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग की बात अगर आप करें, स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग, तो सबसे पहला होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, इसी इंस्पिरेशन को बोलते हैं इनहेलेशन। फाइन, दिस इज नंबर 1। इंस्पिरेशन इज नंबर 1 पॉइंट। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है? इंस्पिरेशन और इनहेलेशन इज द प्रोसेस बाय विच, इफ वी आर talking about human beings or animals, the inhalation, the intake of oxygen as fresh air within our lungs or internal environment, and this process is called inhalation। मतलब हवा, यानी हवा के रूप में, स्वच्छ हवा के रूप में ऑक्सीजन का इंटेक यानी कि ऑक्सीजन का लेना हमारे लंग्स में, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट में सांस के रूप में लिया जाना इज कॉल्ड इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। जस्ट इसके रेसिप्रोकल दूसरा आता है एक्सपीरेशन। देखो, इन्हें इंस्पिरेशन का ऑपोजिट एक्सपीरेशन। फाइन, इनहेलेशन का इंस्पिरेशन का ऑपोजिट एक्सपीरेशन, जिसको बोलते हैं हम एक्सहेलेशन। अगर इनहेलेशन के रेस्पेक्ट में देखें तो ये एक्सहेलेशन हो जाएगा, यानी कि रिमूविंग ऑफ या रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बैड एयर थ्रू आउट आवर बॉडी और थ्रू द लंग्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। फाइन, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन या इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, ये समझ में आ गया, ठीक। अब फॉलोड बाय दीज टू प्रोसेसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और यू कैन से इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, one complete exchange taking place within our internal part of the body. That exchange is called gaseous exchange. Gaseous exchange. अब ये gaseous exchange क्या है? तो the exchange of gases like oxygen and carbon dioxide, whether as fresh air or bad air, either intake of oxygen in the form of inspiration or exhalation of the carbon dioxide in the form of expiration, is combinedly called gaseous exchange. Inside body, throughout outside of the body. ठीक, गैसियस एक्सचेंज यानी गैसियस हस्तांतरण या गैसों का गैसियस स्थानांतरण, गैसों का स्थानांतरण। ये क्या है? तो स्वच्छ हवा के रूप में ऑक्सीजन का ग्राह्य या ग्रहण करना, ग्रहण, और गंदी हवा के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, एक कंप्लीट प्रोसेस या एक प्रक्रिया रूप सतत अनवरत चलती रहती है, जिसको कि गैसियस एक्सचेंज या गैसों का स्थानांतरण कहते हैं शरीर के आंतरिक भाग से बाह्य भाग तक। तो ये हो गया गैसियस एक्सचेंज। तो इस तरीके से ब्रीदिंग प्रोसेस की जो स्टेप्स हो गई वो 3 हो गई, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, और यू कैन से इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। अब ब्रीदिंग की चर्चा हम करते हैं क्या कि सर्टेन यू कैन से सिग्निफिकेंसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या क्या सिग्निफिकेंसेस होती हैं? सिग्निफिकेंसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं? तो भाई ब्रीदिंग के 4 सिग्निफिकेंस कैरेक्टर होते हैं। नंबर 1, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नाम सुना? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द
pigment of respiratory system of human being which is highly affinity to which is having high affinity towards ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ हाईली एफिनिटी यानी ग्राह्यता यानी आत्मीयता शो करता है। ठीक, तो दिस हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच emphasize the intake of oxygen and its proper movement or channelization throughout the body। फाइन, तो ये हीमोग्लोबिन हो गया पहला गैसियस पहला रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसके माध्यम से ऑक्सीजन का इंटेक के बाद विद इन आवर बॉडी विद इन आवर लंग्स कंप्लीट संचार होता है। फाइन, ये पॉइंट नंबर 1 हीमोग्लोबिन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। और चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे बॉडी के अंदर भोजन के टूटने के बाद लिबरेट होता है एनर्जी के साथ साथ, तो अब ये ऑक्सीजन तो हम बाहर से लेते हैं, ओके, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर बनता है। तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए अच्छी चीज है, वो हम इंटेक कर लेते हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बुरी चीज है जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज के टाइम पे फॉर्म होती है, उसको कैसे बाहर निकाला जाए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होती है बहुत ज्यादा रादर देन ऑक्सीजन, और वाटर के साथ वाटर के एक्सर्शन के साथ साथ एक्सक्रीशन के साथ साथ ये CO2 भी बाहर निकल आता है। ठीक है, चाहे वो यूरिन के माध्यम से निकले या फिर स्वेटिंग के माध्यम से निकले, ये दो तरीके से नॉर्मली CO2 निकलता है। बाकी हम जो वो एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं जिसके माध्यम से निकलता है CO2। फाइन, तो आप कह सकते हैं एक्सक्रीशन या एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कैसे हो। फाइन, ये दो बातें हो गई। अब आता है पॉइंट नंबर 3 रिगार्डिंग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। जो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लौकिक, जो दिखते हैं यानी कि जो धरती पे रहने वाले हैं। ओके, जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, इनटेक ऑफ O2 या फ्रेश एयर थ्रू आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं यानी कि पानी के अंदर वाले जीव वो कहां से लेते हैं, तो वो जो है पानी में घुलनशील जो ऑक्सीजन होता है उसके माध्यम से लेते हैं। अब इन सब के बाद आता है नंबर 4, ये तो हो गया टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। फाइन, एंड द लास्ट वन इज नंबर 4 सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है। ह्यूमन रेस्पिरेशन की चर्चा करने से पहले अब हम प्लांट के रेस्पिरेशन की चर्चा करेंगे। तो प्लांट में ये रेस्पिरेशन क्या है, गैसियस एक्सचेंज है टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट में, या ये जो रेस्पिरेशन आप कह सकते हैं, कोई विशेष प्रकार का रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता प्लांट में, बट गैसियस एक्सचेंज होता है, इसलिए वो आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का फॉर्म होता है। कहां कहां गैसियस एक्सचेंज होता है रिकॉल कीजिए, तो स्टोमेटा इनसाइड लीफ, स्टोमेटल पोर से गैसियस एक्सचेंज होता है, याद आया, यस्टरडे पढ़ाया था। दूसरा स्टेम के लेंटिसेल्स से, है ना, स्टेम के लेंटिसेल्स से। तीसरा ट्रांसपीरेशन के केस में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का रिलीज होता है थ्रू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, और रूट के जो रूट हेयर्स होते हैं वहां से। तो फॉलोड बाय पोर ऑफ स्टोमेटा थ्रू स्टोमेटल पोर। द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्ड बाय 4 methods, or you can say the exchange of gases occurs in plant by 4 methods, like through stomatal pore in leaf, through lenticels in stem, through different root hairy part of the roots, and finally number 4th is क्या, कि
थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो बाय दिस हमने क्या पढ़ा कि ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, और स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है, सिग्निफिकेंसेस ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो रेस्पिरेशन है ये प्लांट में कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन। जो ये फोटो आप देख रहे हैं हमने बनाया हुआ है पहले से, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन जो है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। तो ह्यूमन में जिस तरह से रेस्पिरेशन होता है ये अमूमन सारे एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन ऐसे ही होता है। फाइन। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का एनिमल कौन है? ह्यूमन है, सोशल एनिमल है, हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की चर्चा करते हैं जिससे कि सारे एनिमल बींग्स के रेस्पिरेशन की चर्चा हो जाए। फाइन। तो इससे पहले कि हम ह्यूमन रेस्पिरेशन की चर्चा करें, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रेस्पिरेशन इन चलो कोई बात नहीं, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि इसके माध्यम से हमें यह पता चल जाएगा कि नॉट ओनली इन ह्यूमंस एक्सेप्ट ह्यूमंस रिगार्डिंग ऑल अदर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो धरती पर जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें ये ऑक्सीजन कैसे इनटेक एंड इनहेलेशन ऑफ एक्सीलेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले ये जो हमारा रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है? इसमें ये जो O2 है हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ये आता है ना, और उसके बाद क्या होता है? जब ये आएगा तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, है ना। अब जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी तो फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन किस चीज का? एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, उसके बाद ये कहां जाएगा? इट रीचेस टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जाएगा। अब जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जाएगा तो क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज जब होगा तो क्या होगा? पासेज ऑफ एयर। और जब पासेज ऑफ एयर होगा तो इसके बाद क्या होगा? प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एयर एंड फाइनली इन सब के बाद क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ O2। फाइनली एब्जॉर्प्शन ऑफ O2। फाइन। तो यहां आपने देखा ये प्रोसेस होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेन्स के। तो ये जो O2 है ये ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एब्जॉर्ब हुई। तो यहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 का मतलब पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन होना नहीं, बल्कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के माध्यम से इनहेल होना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सीधा एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 लिख दिया गया है। नहीं तो आप कहेंगे दोनों जगह एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि यहाँ पर इनटेक ऑफ O2, ठीक, जो कि बाद में कहा जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जाता है, फिर वहां से गैसियस एक्सचेंजेज होती है, एनर्जी लिबरेट होती है और फाइनली ये एयर पास करता है पूरे इंटरनल एनवायरनमेंट में। देन प्रॉपर मूवमेंट होती है एयर की और एयर फाइनली एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जहां जहां एयर की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मिल जाता है। तो दिस इज whole things regarding respiration in terrestrial organisms.
ये एक फ्लो चार्ट था मैकेनिज्म का टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेशन का। नाउ कम टू द पॉइंट्स ह्यूमन रेस्पिरेशन। सी, हम जैसा कि जानते हैं, कल हमने पढ़ा था डायलेशन के बारे में। नॉर्मली अगर कहा जाए तो अप टू हियर, यहां तक का जो पोर्शन होता है वो इससे ऊपर चेस्ट होता है, यानी थोरैकिक कैविटी उसको बोलते हैं, और इससे नीचे जो होता है स्टमक वाला पार्ट, इसको एब्डोमिनल कैविटी यानी कि स्टमक वगैरह का पार्ट बोलते हैं। तो दिस एब्डोमिनल कैविटी रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस थोरैकिक कैविटी रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। और इसके बीच में एक मून टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, चंद्राकार स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम ओवर हियर। ये डायाफ्राम जो है ये क्या है, ये मस्कुलर मेम्ब्रेन का बना हुआ एक पार्ट होता है जो कि सेपरेट करता है इसको, थोरैकिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को दो भागों में। फाइन, तो ये रहा हमारा डायाफ्राम। ओके, अब चर्चा करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है यानी कि एयर की पासेस, एयर का इनटेक एंड एयर का एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, ये शुरुआत होती है कहां से, वन बाय वन हम देखेंगे, नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल यानी हमारा ये नाक का जो अगला पोर्शन है, नॉस्ट्रिल से थ्रू नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद ये जाता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद ये आता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्राकिया, ट्राकिया के बाद ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल, देन लंग्स एंड देन एल्वियोली। तो सबसे पहले एक एक करके इसकी हम चर्चा करते हैं। नॉस्ट्रिल जो है हमारा, नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, नासिका गुहा हिंदी में कहते हैं, नॉस्ट्रिल यानी नाक, और इसके नासिका छिद्र, मतलब नाक का जो छेद होता है नॉस्ट्रिल है, उसके अंदर का जो ट्रैक है वो नेजल पैसेज है यानी नासिका गुहा। तो यहां से ऑक्सीजन अंदर जाता है, उसके बाद वो कहां जाता है, वो पहुंचता है सीधा फेरिंग्स में। फेरिंग्स ये वाला पोर्शन जिसके थ्रू हम भोजन करते हैं, और वो ओइसोफेगस के माध्यम से हमारा भोजन इधर जाता है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन रीच टू द फूड पाइप वाला पोर्शन यानी कि फेरिंग्स, और देयर आफ्टर ये अपना चेंज करता है, अपना वे चेंज करता है। आफ्टर फेरिंग्स इट गोज टू द लैरिंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है। समझ गए? अब लैरिंग्स से ये सीधा जाएगा कहां पे, ट्राकिया। ट्राकिया क्या है, जैसे फेरिंग्स के साथ फूड पाइप जुड़ा होता है, ओइसोफेगस या गलेट जिसको बोलते हैं, वैसे ही लैरिंग्स के साथ विंड पाइप जुड़ा होता है जिसको ट्राकिया बोलते हैं। तो पहले थ्रू नॉस्ट्रिल वाया नेजल कैविटी एयर गोज टू फेरिंग्स, फेरिंग्स के माध्यम से वो अपना फूड पाइप वगैरह के माध्यम से इधर चला गया, फिर फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में आता है, और लैरिंग्स के बाद वो कहा जाता है ट्रैकिया में, जो कि विंड पाइप होती है, और वो जोड़ती किसको है, वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंग्स को किससे जोड़ती है, तो लंग्स से जोड़ती है, ब्रोंकाई से जोड़ती है, जो कि हमारा अगला पार्ट होता है एयर के पाथ का। फाइन, तो एयर रीचेज टू ट्राकिया। अब ये ट्राकिया से कहा जाएगा, ट्राकिया से ब्रोंकाई में जाएगा। ब्रोंकाई क्या है, ये कंप्लीट पासेज ऑफ एयर इनसाइड द इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में लंग्स में जाने से पहले का जो एयर का ट्रैक है जिसके थ्रू एयर मूव करता है वो है हमारा ब्रोंकाई। फाइन, और यह ब्रोंकाई जो है वो लैरिंग्स में, लैरिंग्स का पाथवे होता है जो कि लंग्स को जोड़ता है। अब ये ब्रोंकाई आगे चल के छोटे छोटे माइन्यूट डिविजन्स में बंट जाता है जिसको कि ब्रोंकियोल्स कहते हैं। सपोज करो कि एक बलून हो और वो बलून के दो छोटे छोटे, सपोज करो दिस palm portion is the bronchi and these finger projections are the bronchioles. So air will come to this and it will separate through different bronchiole part, through finger part, just like this ये bronchiole होता है। And followed by this bronchiole the air, or you can say the oxygen reaches to the lungs, हमारे शरीर में हमारे lungs तक पहुंचता है, और उस lungs में
जो है सेवरल अमाउंट ऑफ एल्वियोलर सैक्स पाए जाते हैं। सैक्स, एल्वियोलर सैक्स यानी कि छोटे छोटे गुब्बारे नुमा वायु कोश, जो कि इन ऑक्सीजन को ग्रहण करके इनका गैसियस एक्सचेंज कराते हैं, जबकि यहां से ही ऑक्सीजन फाइनली एब्जॉर्ब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो बाय दिस आपका यह मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन खत्म होता है। वंस अगेन वी रिकॉल, विद इन ह्यूमन रेस्पिरेशन व्हाट्स हैपनिंग, एयर कम्स थ्रू nostril, it moves towards the nasal passage, nasal passage के माध्यम से it reaches to the pharynx, nasal pass के बाद सीधा pharynx में जाता है, pharynx के बाद कहां गया, larynx में गया, larynx के थ्रू कहां गया, तो विंड पाइप ट्राकिया में गया, ट्राकिया के थ्रू एयर ट्रैक ब्रोंकाई में गया, ब्रोंकाई के थ्रू आगे चल के ब्रोंकाई के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं ब्रोंकियोल्स में गया, और ब्रोंकियोल्स से फाइनली लंग्स में रीच करता है, और लंग्स में रीच होने के बाद एल्वियोलर सैक्स होते हैं, समझ गए, जहां से ऑक्सीजन की इनटेक या एब्जॉर्प्शन एंड CO2 की रिलीज होती है, यानी गैसियस एक्सचेंज होता है। तो बाय दिस वी आर फिनिश्ड आवर रेस्पिरेशन चैप्टर, रेस्पिरेशन टॉपिक टुडे। तो अप टू हियर हमने रेस्पिरेशन को पढ़ा। रेस्पिरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन होता क्या है, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फिर हमने पढ़े रेस्पिरेशन के मेथड कौन कौन से हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। फिर रेस्पिरेशन की शुरुआत कहां से होती है, तो ब्रीदिंग से शुरुआत होती है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन की जो ये प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन के किन किन टाइप्स को डिनोट करती है, तो दो टाइप, एरोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अनएरोबिक यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी रिलीज होती है, फुल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो है ये प्रोडक्ट्स डिफरेंट केसेस में वेरी करते हैं। जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया का हमने एग्जांपल ले लिया, जो कि आवर एनर्जी करेंसी है, हमारे शरीर का सबसे उत्तम एग्जांपल। उसके बाद एब्सेंस में हमने एक ईस्ट का एग्जांपल लिया है, जो कि क्या करता है, तो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल और एनर्जी रिलीज करता है। फिर वहां जहां थोड़े बहुत मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब ऑक्सीजन मौजूद होता है इन लैकिंग अमाउंट, तो वो हमारे मस्कुलर सेल्स हो गए, जो कि लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज कराते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हो गए, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अनएरोबिक। प्रोडक्ट क्या हो गए, तो एरोबिक के प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, अनएरोबिक के प्रोडक्ट्स वेरी, वी कांट से, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के केस में डिफरेंट इनकी वेरिएशंस होती हैं। अब एनर्जी रिलीज होती है, प्रोडक्शन होती है कितना, तो एरोबिक में एक्सेस अमाउंट, अनएरोबिक में वेरी लेस अमाउंट। फाइन। इसके बाद हम आते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस किसके थ्रू होता है, तो प्लांट्स के रेस्पिरेशन की चर्चा करते हैं। तो ये 4 भाग से होता है, स्टोमेटल पोर, ठीक है, दूसरा आपका लेंटिसेल्स ऑफ स्टेम, तीसरा आपका रूट हेयर्स एंड चौथा थ्रू ट्रांसपीरेशन। ये रेस्पिरेशन है क्या, तो दिस रेस्पिरेशन इज नथिंग बट जस्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फाइनली अब आते हैं हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि उन ऑर्गेनिजम्स में जो कि धरती पे पाए जाते हैं। इनमें सबसे सुप्रीम कौन है, इंसान है। तो ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन हमने देखा, इट स्टार्ट्स विद नॉस्ट्रिल एंड रीचेज अप टू एल्वियोली। फाइनली एल्वियोली में जाकर के गैसियस एक्सचेंज कंप्लीट होता है। तो बाय दिस वी कुड बी एबल टू फिनिश आवर रेस्पिरेशन चैप्टर। आप इसको अच्छे से पढ़िए। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।